वंदे मातरम बच्चों, मैं दामोदर शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ एक नए बिंदु के साथ। देखिए बच्चों, आज जिस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे वह रहेगा कक्षा 12वीं का पाठ बाजार दर्शन, और जिसके लेखक है जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार का जो पाठ बाजार दर्शन है उसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि बाजार किस प्रकार हमारे जीवन में हावी होता जा रहा है और धीरे धीरे हमको पता ही नहीं चल रहा और हम धीरे धीरे बाजार की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। तो वास्तव में ये बाजार किसको गिरफ्त में लेता है, किसके लिए घातक है, किसके लिए फायदेमंद है, किसके लिए नुकसानदायक है, उन सब की चर्चा हम इस पाठ में कर रहे हैं। प्रथम जो भाग हमने पढ़ा उसके अंतर्गत हमने जैनेन्द्र कुमार जी का संक्षिप्त परिचय जान लिया था। दूसरे भाग में हमने ये माना कि 3 प्रकार के मन होते हैं, खुला मन, खाली मन और बंद मन। ये 3 प्रकार के मन होते हैं जिसमें खाली और बंद, इनकी हमने चर्चा कर ली थी कि खाली मन में क्या होता है और बंद मन में क्या स्थिति होती है। तो इन सब की चर्चा करने के बाद कि खाली मन में व्यक्ति जाता है बाजार और जाता है एक मामूली वस्तु लेने या अपने आवश्यकता के अनुसार कोई वस्तु लेने जाता है, लेकिन बाजार की जिस प्रकार की चकाचौंध वो देखता है, विज्ञापन देखता है और अन्य प्रकार के जो आकर्षित करने वाले तत्व देखता है, उन सबको देख करके वह जो नहीं चाहता या जो उसको खरीदने नहीं गया जिस वस्तु को, उस वस्तु को भी वो खरीद के ले आता है। ये तो खुला मन की स्थिति, खाली मन की स्थिति हो गई। अब बंद मन में क्या होता है? बंद मन में व्यक्ति को कहीं कहीं अपने ऊपर अविश्वास रहता है। वह सोचता है कि मैं इस प्रकार बाजार में जाऊंगा ही नहीं, और जाऊंगा तो किसी प्रकार की वस्तुओं को इधर उधर ध्यान से देखूंगा ही नहीं, क्योंकि जब मेरा ध्यान उन पर पड़ता है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। तो वह अपनी इच्छाओं का दमन करता है, और इच्छाओं का दमन करने से कभी व्यक्ति संतुष्ट नहीं रहता है। उसको हम बाजार पर अपने ऊपर जीत नहीं मान सकते, वो बाजार की जीत है जिसकी वजह से वो अपनी इच्छाओं को दमन कर रहा है। इनकी बातें हमने पिछले वीडियो में पढ़ ली थी, और आप अगर उनसे वंचित हो तो हमारे उन पुराने वीडियो को भी अवश्य देखें। वैसे डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहां जाकर के भी आप इनको देख सकते हैं। तो अब हम आज का विषय प्रारंभ करते हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह रहेगा खुला मन। और तो खुला मन क्या इस खाली मन और बंद मन से श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठ तो क्यों है, इन सब पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इस बात को समझाने के लिए लेखक ने एक ऐसे व्यक्तित्व का उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास किया है जो है तो सामान्य व्यक्ति, लेकिन जिस प्रकार की उसकी प्रवृत्ति है, जिस प्रकार की उसकी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं, उन सबको देख करके हमें भी जीवन में कुछ सीखने की आवश्यकता रहती है उनसे। तो ऐसे व्यक्तित्व का नाम है भगत जी। भगत जी की क्या विशेषता है? एक तो भगत जी का जो कार्य है वह है चूरण बेचना, और चूरण बेचने में इतने प्रसिद्ध है वो कि उनका सरनेम ही, जो सरनाम है, वह चूरण ही बोल दिया जाता है। जैसे बोल देते हैं कई बार कि हमारे घर पे कोई दूध देने आता है बंदी वाला, तो हम कई बार घर में बोल देते हैं कि माँ पूछे कौन आया है, और हम सीधे बोल देते हैं दूध आया है। तो इस प्रकार इसका नाम भी चूरण सरनाम हो गया। अब ये जो व्यक्ति है यह अनपढ़ है, लेकिन अनपढ़ होने के बावजूद भी विद्वानों से काफी श्रेष्ठ है। विद्वानों से श्रेष्ठ क्यों है? विद्वानों से श्रेष्ठ इसलिए है कि बड़े से बड़े विद्वान भी अपनी अभिलाषाओं को, इच्छाओं को और आकांक्षाओं के सामने पराजित रहते हैं, लेकिन यह सामान्य और अनपढ़ होने के बावजूद भी ये संतोषी प्रवृत्ति की है, इसलिए उनसे इनको श्रेष्ठ कहा जा सकता है। ऐसा भी नहीं है कि इनके पास अपार धन दौलत हो, इनके पास कुछ भी नहीं है, अकिंचित है,
अर्थात जिसके पास कुछ भी नहीं हो। और हम देखते हैं जिसके पास कुछ नहीं है उसको धन का लालच मिलता है तो अपने आप ही आकर्षित हो जाता है, लेकिन ये ऐसे व्यक्ति तो नहीं है। ये एक अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है ईश्वर पदार्थ जो हम में से बहुत कम को प्राप्त है। जो गुण इनके अंदर है वो शायद ही उनके अंदर, क्योंकि बाजार का जादू इन पर वार नहीं करता है और माल बिछा रहता है पर उनका मन अड़िग रहता है। अब ऐसा भी नहीं है कि बाजार में गए और आंख बंद कर ली और बिल्कुल कुछ नहीं, मन को दबा लिया कि नहीं देखना मुझे, ऐसा व्यक्तित्व इनका नहीं है। सबको देखते जाते हैं, प्रसन्न रहते हैं, सबके प्रति श्रद्धा का भाव रहता है, लेकिन जो वस्तु उनको खरीदनी है वही वस्तु वो खरीदते हैं। ऐसा भी नहीं है खाली मन वाली भी स्थिति नहीं है कि किसी वस्तु को देखा उसको भी उठा लाए, उस वस्तु को देखा उसको भी उठा लाए, ऐसी स्थिति भी इनकी नहीं है। ये तो केवल सबके प्रति श्रद्धा का भाव रखते हुए, और जो इनको चाहिए, जैसे चूरण बेचने के लिए इनको चाहिए नमक, चूरण, काली मिर्च, ये जो भी है, जलजीरा, ये सब वस्तु ये खरीद कर लाते हैं। अन्य के प्रति भी नफरत का भाव नहीं रखते, लेकिन वो आवश्यकता के हिसाब से वस्तु खरीद लेते हैं। इनका बाजार भी ऐसा नहीं है, इनके सामने वही विज्ञापन आते हैं, वही चकाचौंध आती है, लेकिन उनका इस पर कोई असर नहीं होता है। ऐसे आदमी के आगे पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ काम नहीं करती है। अब ये पैसे की व्यंग्य शक्ति होती क्या है? देखिए बच्चों, ये पैसे की जो व्यंग्य शक्ति है ये बहुत ही प्रभावशाली होती है। व्यक्ति पैसे में इतनी ताकत है कि व्यक्ति को अच्छे बुरे नैतिक अनैतिक सब तरह के कार्य करवा देती है। ये पैसे की ताकत है, लेकिन उस ताकत के सामने व्यक्ति झुक जाता है। लेकिन ये जो चूरण वाले भगत है, इनके सामने पैसे की बिल्कुल व्यंग्य शक्ति, पैसा इनके सामने खड़ा रहता है। पैसा कहता है मुझे लो, लेकिन ये उसको नजरअंदाज कर देते हैं। ये संतोषी प्रवृत्ति है, वो पैसे की व्यंग्य शक्ति इनके सामने काम नहीं करती। नहीं तो देखा होगा कोई व्यक्ति आराम से रोड पे खड़ा है और सड़क पे खड़ा है, उनके सामने एकदम कार निकलती है उसके सामने से, तो कहीं के उसके मन में यह आ जाता है कि काश मैंने भी ऐसे परिवार में जन्म लिया होता कि मेरे पास भी कार होती। वह इस बात को तुरंत भूल जाता है कि उसके माता पिता के उसके कितना ऋण उसके ऊपर है, और तुरंत उस पैसे की व्यंग्य शक्ति के प्रभाव में आ जाता है। लेकिन वो व्यंग्य शक्ति इन पर काम नहीं करती। संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति निर्बल ही प्रमाणित होती है। ये जो संचय करने की, धन संग्रह करने की, कई प्रकार के अनावश्यक सामग्री लाने की ये जो प्रवृत्ति है, ये किसी व्यक्ति की महानता को प्रदर्शित नहीं करती। ये किसको प्रदर्शित करती है? ये निर्बलता को प्रदर्शित करती है। वो निर्बल है, वो उन वस्तुओं के सामने हार मान लेता है, धन के सामने हार मान लेता है और अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी नहीं सफल हो सकता। निर्बल ही धन की ओर झुकता है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात बताइए कि निर्बल व्यक्ति ही धन की ओर झुकता है। जो सफल है, जो जीवन के रहस्य को समझ गया है, उस पर धन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जो ये मान लो जो धन की ओर झुक गया वो निर्बल व्यक्ति है। जो धन की ओर झुक गया वो क्या है? वो निर्बल व्यक्ति है। वह मनुष्य पर धन की चेतना, मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। वह मनुष्य पर धन की, अर्थात उस मनुष्य पर स्वतः ही धन की विजय हो गई। उसको तो धन दे दो, कुछ भी गलत करवा लो उससे, पैसे चाहिए उसको। तो कई लोग होते हैं जो पैसे के लिए काम करते हैं कि हाँ वो पैसे के लिए पैसे दे दीजिए, उसको कुछ भी करवा लो उससे, चाहे आदमी मरवा दो उससे, अनैतिक कार्य करवा लो, सब कर देगा, मुझे तो दाम चाहिए। इस प्रकार के व्यक्ति भी होते हैं समाज में। अर्थात धन के सामने पूरी तरह वो पराजित हो गए। और चेतन पर जड़ की, उस समय चेतन का मतलब उसकी बुद्धि पर जड़ता आ जाती है। वो अपनी बुद्धि से नहीं सोचता, वो जैसे पैसा देने वाला जो कह देता है वह उस कार्य को करता है। तो ऐसे व्यक्ति भी समाज में बहुत है। लेकिन यहाँ चूरण वाले भगत वह बहुत ही शांत प्रवृत्ति के, संतोषी प्रवृत्ति के। इनका व्यवहार इतना सुंदर है कि कोई भी ग्राहक से इनका आत्मीय रिश्ता है। सबसे राम जय जय राम जो भी बोलना है, संबोधन करना है, वो सब करते हैं वो।
किसी के प्रति उनके मन में द्वेष नहीं होता है। यहाँ तक कि इतनी संतोषी प्रवृत्ति है कि ये चाहे तो अपने व्यापार को खूब बढ़ा सकते थे, लेकिन 6 पैसे की आमदनी होने के पश्चात शेष जो चूर्ण बचता है उसको वो इसे फ्री में दे आते थे, क्योंकि उनके मन में कोई लोभ लालच नहीं था। तो इस तरह के चूर्ण वाले भगत जी की स्थिति थी। भगत जी बाजार में जाते हैं तो क्या स्थिति होती है? बाजार में वही स्थिति है, जो उनकी आवश्यकता की वस्तुएं हैं उनको वो खरीद के लाते हैं और अपने जो भी ग्राहक या परिचित है उनसे प्रेम का व्यवहार रखते हैं, मन में कभी कुंठा नहीं रखते हैं। अब बाजार की सार्थकता, अगला बिंदु आता है बाजार की सार्थकता। बाजार की सार्थकता है किसमें? क्या खरीदारी करने से बाजार सफल होता है? अनावश्यक वस्तुएं खरीद ला, घर में इकट्ठी कर ली बहुत सारी, क्या उससे बाजार की सार्थकता है? बिल्कुल नहीं, उससे बाजार की सार्थकता नहीं है। बाजार की सार्थकता तो उसमें है कि व्यक्ति जाए बाजार और अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को लेकर आए। अगर अनावश्यक रूप से वस्तुएं खरीद के लाएगा तो बाजार में क्या होगी? कमी आएगी, सामानों की कमी आ जाएगी। कमी आने का प्रभाव है, जहां पर एक घर में तो 50 चीज पड़ी हुई हो और एक घर को नसीब नहीं हो रही, तो इस प्रकार की कमी दिखेगी और कमी दिखेगी तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो हमारा शोषण होगा। तो इससे बाजार में, बाजार की सार्थकता किसमें है? हम जाए बाजार और अपने हिसाब से जो अपने लिए उपयोगी वस्तु है, जो आवश्यक है, उस वस्तु को खरीद के लाए, अनावश्यक वस्तुओं पर हम ध्यान न देंगे। वर्तमान में बाजार क्या हो रहा है? अगला बिंदु है वर्तमान में बाजार की स्थिति क्या है। और वर्तमान में बाजार की स्थिति, अगर आपने भी गौर किया हो, वर्तमान में बाजार की ये इतनी खराब स्थिति हो गई है कि हर कोई दुकानदार या ग्राहक एक दूसरे को ठगने की प्रवृत्ति में रहते हैं, एक दूसरे को ठगने की फिराक में रहते हैं। ठगने की फिराक में कैसे? दुकानदार सोचता है ये जो ग्राहक आ रहा है उसको केवल ग्राहक की नजर से देख रहा है, ये जो ग्राहक आ रहा है मैं इससे कितना कमा लूं, और वो क्या करता है? अगर 500 की वस्तु है उसको पहले ही वो इतना बढ़ाकर बोलता है 1500 1500 की बता देता है। वो क्यों बता रहा है? कहीं कहीं वो सोचता है इस ग्राहक को ठगूं। अब ग्राहक आता है दुकानदार के पास, उससे वस्तु का भाव कराता है, दुकानदार बोलता है कि 1500 रुपये, जबकि वस्तु कितने की है? 500 की। ग्राहक उससे भाव ताव करके, और वह भी ऐसा नहीं है कि 1500 बोल दी और दे के आ गया, ग्राहक भी इसी फिराक में रहता है कि मैं दुकानदार को ठगूं। दोनों मिलकर के जो प्रतियोगिता चलती है, जैसे वो कम कराने की सोचता है, वो बढ़ाने की सोचता है, और अंत में जाकर के कहता है चलो ठीक है आप मिलने वाले हो, ये इस प्रकार है, वो ले जाइए, आप 1000 में ले जाइए। ठग लिया उसको 500। कई बार ऐसी स्थिति भी होती है कि वो वास्तविक दाम बता दे कोई दुकानदार, उसके पास ग्राहक जाता ही नहीं, कम नहीं करता, तो ये और कह देते हैं वो तो कम करता ही नहीं। तो कम करना से हमको वाजिब दाम चाहिए या कम करना चाहिए? तो इस तरह की प्रवृत्ति कहीं कहीं ग्राहक का, इसमें दुकानदार का दोष नहीं है, हम ग्राहकों का भी दोष है। हमारी प्रवृत्ति सही नहीं है, तो इस प्रवृत्ति को भी हमको सुधारना होगा। अगर ये प्रवृत्ति नहीं सुधरी तो इसको क्या मानेंगे हम? ये अर्थशास्त्र नहीं कहेंगे इसको। अगर इस प्रकार की प्रवृत्ति है तो ये अर्थशास्त्र नहीं है, ये कौन सा शास्त्र है? ये अनीति शास्त्र है। ये कौन सा शास्त्र हो गया? अनीति शास्त्र। और अनीति शास्त्र से कभी बाजार का भला नहीं हो सकता। बाजार का भला या बाजार की सार्थकता हम जरूरत के समय काम आना, जब ही जाकर बाजार सार्थक हो। कुल मिलाकर सार्थक तो क्या निकला? अब हम जैसे संपूर्ण पाठ हो गया, संपूर्ण पाठ के बाद में सार क्या निकला इसका? सार ये निकला कि व्यक्ति को जीवन में ये बाजार का बहुत महत्व है, लेकिन बाजार का सही उपयोग, सही सार्थकता उसमें कि हमारे जरूरत के समय काम आए। ये परचेजिंग पावर दिखाने के लिए, अपना रुतबा दिखाने के लिए, इनके लिए बाजार नहीं है, जरूरत के समय काम आने के लिए बाजार है। इसलिए जब भी बाजार जाए अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को क्रय करें, अनावश्यक रूप से विज्ञापन और चकाचौंध इन सब के प्रभाव में आकर के और अनावश्यक वस्तुएं खरीद कर
न लाएं। ठीक है, आशा करता हूँ आपके ये पाठ भली प्रकार समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाले वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सके। ठीक है, अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए